नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी और रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद का कथा संसार। मित्रों, आज हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती है। अतः इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम सबका ये दायित्व है कि हम अपने उन महान साहित्यकारों के बारे में भी जानें जिन्होंने न केवल अपने युग को प्रभावित किया है अपितु आने वाले युगों के लिए भी वो उतने ही प्रासंगिक थे जितने कि वो अपने युग में थे। मित्रों, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी का उदय हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? वो इसलिए कि मुंशी प्रेमचंद के आगमन के उपरांत कहानी और उपन्यास का सारा शिल्प ही बदल गया। चाहे वो कथानक निर्माण से संबंधित शिल्प हो, चाहे वो पात्रों और चरित्रों से संबंधित शिल्प हो, सब कुछ इतना बदल गया कि जैसे हिंदी साहित्य में एक चमत्कार सा हो गया। और अब उपन्यास और कहानी चमत्कार का विषय न रह करके और कौतूहल का विषय न रह करके वो यथार्थ जीवन का विषय बन गए। अब उपन्यास और कहानी में जीवन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन होने लगा और बहुत ही यथार्थ रूप से वर्णन होने लगा। कथानक में घटने वाली घटनाएं और कार्य व्यापार लेखक के माध्यम से नहीं बल्कि पात्रों के माध्यम से सामने आने लगी। मुंशी प्रेमचंद ने इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में एक नए युग का समारंभ किया जिसे कहा जाता है प्रेमचंद का युग। तो मित्रों, 1916 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक के युग को प्रेमचंद का युग कहा जाता है। और इस युग में मुंशी प्रेमचंद पूरी तरह से छाए रहे। उन्होंने न केवल अपने समकालीन लेखकों को प्रभावित किया बल्कि आगे आने वाले युगों में भी जो हिंदी साहित्य के महान लेखक हुए, महान सर्जक हुए, सबने मुंशी प्रेमचंद से कहीं न कहीं शिल्प के रूप में, कथ्य के रूप में, विषय चयन के रूप में और उनके यथार्थ वर्णन करने की शैली के रूप में कहीं न कहीं से उनसे प्रेरणा अवश्य ग्रहण की। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद के आने से पहले जो हिंदी साहित्य था, हिंदी का आप कह लीजिए उपन्यास और कथा साहित्य था, वो 3 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। जैसा कि नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया गया है कि एक तो आप कह सकते हैं कि देवकी नंदन खत्री की तिलस्मी और अय्यारी धारा उस समय प्रचलित थी मुंशी प्रेमचंद के पहले। उसके बाद फिर किशोरी लाल गोस्वामी की सामाजिक एवं ऐतिहासिक धारा का प्रारंभ हुआ। फिर गोपाल राम गहबरी की जासूसी धारा। यानी कि एक समय मुंशी प्रेमचंद के आने के पहले जो कथा लेखन होता था यहाँ पे, वो इस तरह का होता था कि जैसे वो चमत्कारों से, कौतूहलपूर्ण घटनाओं से पूर्ण रहता था। जिन लोगों ने, आप लोगों में से देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पढ़े होंगे, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ इत्यादि, तो उनको इस बात का एहसास अवश्य होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किशोरी लाल गोस्वामी जो थे उन्होंने
कुछ सामाजिक उपन्यास लिखे और उन्होंने ऐसा प्रयास किया किशोरीलाल गोस्वामी ने कि जो कि अय्यारी और तिलस्मी धारा में जो अतिरंजना और काल्पनिकता और कौतूहल पूर्ण जो कथा थी उसको उन्होंने सामाजिक धारा में लाने का प्रयास किया। गोपाल राम गहवरी के जासूसी उपन्यासों में संगठन की विशेषता थी, कार्य कारण संबंध, कथा जाल का विकास और एक उद्देश्य में उनकी चरम परिणति। तो ये सब कुछ जो है बुद्धि संगत था, जैसे कि जासूसी उपन्यासों में एक रहस्य सा बना रहता है, एक रहस्यमयी वातावरण बना रहता है। तो ये वो पृष्ठभूमि थी जिसमें प्रेमचंद का उदय हुआ। प्रेमचंद ने, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हिंदी साहित्य के कथा साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। कथा शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद युग के कथा साहित्य में जो कथानक था वो बहुत ही मजबूत कथानक आप कह सकते हैं, बहुत ही कसा हुआ कथानक हमारे सामने आया, जिसमें आप कह सकते हैं कि बाकायदे कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। पहले कोई कहानी की प्रस्तावना होती थी, फिर वास्तविक और क्रियात्मक संघर्ष का आरंभ होता था, फिर उस संघर्ष का विकास होता था, घटनाओं का आरोह अवरोह उसमें देखने को मिलता था, फिर अंत में परिणाम आता था। और तो मुंशी प्रेमचंद वास्तव में एक ऐसे लेखक थे जो अपने समाज को, अपने परिवेश को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। मुंशी प्रेमचंद का ये मानना था कि जीवन जो है वो बहुत जटिल है और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को नाना प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। खास करके समाज का वह वर्ग जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो गांवों में रहता है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, तो इस तरह का जो वर्ग था उसका जीवन जो है वो नाना प्रकार की समस्याओं और दुखों से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं था कि मध्यम वर्ग के दुख नहीं थे या जो उच्च वर्ग था उसको दुख नहीं था, उनको भी दुख था। और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कथा साहित्य में सबको समेटने का प्रयास किया है। वो एक सजग कहानीकार थे और उनका ये मानना था कि अगर एक सजग कहानीकार है तो वो समाज की समस्याओं से आंख नहीं चुरा सकता, वो अपने लेखन में उसको उन समस्याओं को दिखाना ही पड़ेगा, उनको लाना ही पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद ने मानसरोवर की भूमिका में लिखा भी है, यह स्वीकार किया है बड़े ईमानदारी से। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी कहानियों में जीवन यथार्थ का चित्रण करने के लिए उनके प्लॉट पुस्तकों से नहीं, जीवन से लेता हूँ। इनके अनुसार पात्रों को इतना सजीव बनाना चाहिए कि पाठक अपने को उनकी जगह समझने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि वो अपनी कहानियों के प्लॉट वास्तविक जीवन से लेते हैं, न कि कल्पना से। कल्पना के आधार पर वो कहानियां नहीं लिखते थे। प्रेमचंद, जैसा कि डॉक्टर भगवान दास वर्मा जो कि प्रसिद्ध आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि प्रेमचंद उन रचना कर्मियों के प्रतिनिधि हैं जिनके लिए साहित्य स्वयं को तलाशने का एक जरिया है। तो रचनात्मक अन्वेषण और लेखकीय दायित्व की समांतरता प्रेमचंद की विकासमान कहानी यात्रा का मूल्यांकन माप है। मित्रों, प्रेमचंद को एक नए प्रकार के साहित्य का सृजन करना था। उसके पहले जो हमारे यहाँ जो साहित्य लेखन की जो भूमिका थी वो क्या थी, कहानी किस तरह की लिखी जाती थी, वो हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से अय्यारी और जासूसी उपन्यास वगैरह लिखे जाते थे। प्रेमचंद ने एक
नए तरह से कहानी लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने समाज के, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जो उनके सुख हैं, दुख हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, दुख हैं, उनका जो जीवन विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, तो उन सब का बहुत ही यथार्थ चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में किया है। प्रेमचंद जी की रचनाओं की जो प्रेरणा थी वो भारतीय समाज ही था, और उस समाज के यथार्थ को प्रेमचंद अपनी कथाओं का आधार बना करके कहानियां लिखा करते थे। जीवन के संघर्ष से उपजे जो बिंब हैं वो आप उनकी कहानियों में देख सकते हैं। जीवन की जो तात्कालिक सफलताएं हैं, जो असफलताएं हैं और जो विफलताएं हैं, उन सब का वर्णन प्रेमचंद को के साहित्य में आप देख सकते हैं। प्रेमचंद गरीबों के बीच में के आदमी थे। आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद जो थे उन्होंने अपने जीवन में गरीबी को बड़े निकट से देखा था, उन्होंने बड़ा कष्ट भोगा था। शायद प्रेमचंद अगर अमीर रहे होते तो हो सकता है कुछ साल और साहित्य की सेवा करते, लेकिन बीमारी और रोगों ने उनको तोड़ दिया, जिसके कारण कम आयु में ही वो काल कवलित हो गए। तो गरीबों के कष्टों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया था, क्योंकि वे स्वयं गरीबी में जिए थे। वे ग्रामीण किसानों और मजदूरों इत्यादि का जब वर्णन करते हैं तो वह वर्णन इतना प्रभावशाली होता है, ऐसे लगता है जैसे कि वो घटनाएं हमारी आंखों के सामने ही घट रही हैं। और तो प्रेमचंद जी की निजी गरीबी वो उतनी ज़्यादा नहीं उभरती जितनी कि वो, जैसा कि डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल कहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी का चित्र उभारने में प्रेमचंद बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही सक्षम हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान के गरीबों के दुखों को, कष्टों को बहुत ही विलक्षणता से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अपने कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से। और संघर्षमय जीवन का जो रूप प्रेमचंद में मिलता है, वह रूप उनके समकालीन दूसरे लेखकों में हमें नहीं दिखाई देता। और यह भी एक कारण है कि वे अपने समकालीन लेखकों से, अपने समकालीन साहित्यकारों से एकदम अलग है, एकदम भिन्न है, और उनका जो अपना जो व्यक्तित्व है वो एकदम दूसरे साहित्यकारों से एकदम अलग है, जिसे कहते हैं स्वतंत्र रचना करने वाला व्यक्तित्व उनका था। और उनके व्यक्तित्व में कोई बनावट नहीं थी, कोई कृत्रिमता नहीं थी। मित्रों, प्रेमचंद जो कहानियाँ लिखते थे, तो वो कहानियाँ जो है अपनी प्रारंभिक दौर में उन्होंने जो कहानियाँ लिखी, वो कहानियाँ जो है वो आदर्शवाद की ओर उन्मुख थी। इसीलिए उनकी कहानियों को कहा गया आदर्शोन्मुख यथार्थ, यानी कि उनमें यथार्थ तो होता था, लेकिन कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता था, सब कुछ सही हो जाता था, यानी एक आदर्श स्थापित कर दिया जाता था जो है। और तो प्रारंभ में वो आदर्शवादी कहानियाँ लिखते रहे, लेकिन जब उनका उत्कर्ष काल हुआ, उत्कर्ष काल में वो प्रगतिवादी आंदोलन से भी काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने सामंतवादी पूंजीवादी शोषण और मानव मूल्यों के विघटन की शुद्ध यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। और हम ये देखते हैं कि ये जो कहानियाँ हुई, उन कहानियों ने उनको अमर कर दिया। मुंशी प्रेमचंद को कहानियाँ जैसे पूस की रात, सवा सेर गेहूँ, कफन, नशा, ईदगाह, इस तरह की जो कहानियाँ थी, वो कहानियाँ जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद
इन कहानियों में कोई मतलब कोई आदर्श नहीं स्थापित करते हैं वो, बल्कि वे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाते हैं हमारे सामने, और इसका जवाब जो है हमें ही देना है, यानी इस समाज को ही देना है। जैसे अपने उपन्यासों में आप देखिए तो अपने उपन्यासों में उन्होंने जो भी उपन्यास लिखे, उन सारे उपन्यासों में मुंशी प्रेमचंद ने एक आदर्श स्थापित किया, वो चाहे प्रेमाश्रम हो, चाहे वो सेवा सदन हो, चाहे वो उनका जो और भी जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, सब में हम ये देखते हैं कि वो एक ऐसे कथा शिल्प का निर्माण करते हैं जो कि एक आदर्श में जाके, प्रेमाश्रम हो, चाहे रंगभूमि हो, सेवा सदन हो, कर्मभूमि हो। लेकिन जहाँ तक गोदान का प्रश्न है, गोदान जो है वो एक ऐसा उपन्यास है जो उनके उत्कर्ष काल की रचना है, जो उनके आप कह सकते हैं कि वो एक जब वो लेखक के रूप में एकदम प्रौढ़ हो गए थे तब की रचना है, और उसमें वो कोई आदर्श नहीं स्थापित करते, बस कि उसमें एक प्रश्न चिन्ह समाज के समक्ष छोड़ देते हैं। मित्रों, भारतीय ग्रामीण जीवन का इतना सुंदर चितेरा आपने कहीं नहीं देखा होगा साहित्य में। प्रेमचंद जो है वो, उनको ग्रामीण जीवन के बारे में सब कुछ पता था, वो अच्छी तरह से जानते थे। गांव उनके रग रग में बसा हुआ था गांव, तो इसलिए प्रेमचंद इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अपनी सारी सहजता स्वेच्छा के बावजूद जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, जो ध्वस्त होता सामंती समाज व्यवस्था है, नवागत पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसके फलस्वरूप भारतीय किसान भी नियति को बदल पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इन सब को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने साहित्य में दिखाया है। मित्रों, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, एक दो कहानियां नहीं हैं। मानसरोवर जो उनका कथा संग्रह है वो 8 भागों में लिखा हुआ है। अगर उनमें देखा जाए तो उनमें बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जो कि ग्रामीण जीवन से संबंधित हैं, जिसमें ग्रामीण कृषकों के, मजदूरों के शोषण और अत्याचार को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। जैसे सवासेर गेहूँ, सदगति, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन इत्यादि कहानियों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक ऐसी भयावह स्थिति को उसमें चित्रित किया गया है कि जो व्यक्ति इसके पात्र हैं, जो चरित्र हैं, वो किस तरह से उनका शोषण होता है और किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होता है, वो बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने इन कहानियों में दिखाया है। प्रेमचंद की कहानियाँ काफ़ी लंबे समय के बीच में लिखी गई हैं, लगभग उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी थी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि उनकी कहानियों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो हर प्रकार की कहानी जो है उसमें हमें मिल जाती है। हमें उसमें जो है ग्रामीण जीवन की कहानी भी मिलती है, ग्रामीण जीवन के साथ साथ जो है हमें उसमें शहरी जीवन की कहानियाँ भी मिलती हैं, नागरिक जीवन से संबंधित कहानियाँ भी मिलती हैं। उन कहानियों को हम नारी जीवन के आधार पर भी बांट सकते हैं। राजनीतिक कहानियाँ हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि अलग अलग शैली में लिखी गई हैं। जैसे डायरी शैली में भी उनकी कहानी मिलती है, कुछ कहानियाँ पत्र शैली में भी मिलती हैं, संवादात्मक शैली में तो है ही हैं। और तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी विधा नहीं है कहानी की शैली का जहाँ तक संबंध है जिसे उन्होंने छोड़ा हो। तो बहुत सारी उनकी जो कहानियाँ हैं वो अनेक प्रकार से उनकी व्याख्या हम कर सकते हैं, अनेक प्रकार से हम उनकी कहानियों को देख सकते हैं, और सामाजिक संबंधों के आधार पर, जातीय वर्ण व्यवस्था वगैरह के आधार पर, सामाजिक प्रथाओं समस्याओं के आधार पर, वैवाहिक जीवन के आधार पर, विधवा संबंधी कई कहानियां हैं, प्रेम कथाएं हैं,
इसी तरह से पारिवारिक संबंधों वाली कहानियाँ हैं और रिश्तेदारों से संबंधित कहानियाँ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मानव जीवन से के विविध पक्षों को उन्होंने अपनी कहानियों के लिए एक प्लॉट के रूप में लिया है और उन कहानियों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको चित्रित करने का प्रयास किया है। महाजनी सभ्यता, जो हमारे वामपंथी साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत जोर दिया है इस बात पे कि प्रेमचंद जो है उन्होंने महाजनी सभ्यता का घोर विरोध किया है। प्रेमचंद ने आज के अर्थ प्रधान युग में मनुष्य द्वारा मनुष्य के आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रगतिशील दृष्टिकोण से अनेक कहानियाँ लिखी और डॉक्टर गौतम सचदेव ने मुंशी प्रेमचंद के कहानी शिल्प का वर्णन करते हुए मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वर्गीकरण किया है, उनको अनेक वर्गों में बांटा है। और तो उनका भी ये कहना है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो उनके विविध पक्ष हैं और अलग अलग दृष्टिकोणों से उनका जो वर्गीकरण है वो असंख्य प्रकार से किया जा सकता है। तो मित्रों, प्रेमचंद का जो साहित्य है वो अपने काल, अपने समय से भी, जिस युग में वो रह रहे थे उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भारत में शासन करने वाले अंग्रेज शासक जो थे, अंग्रेज शासकों की जो नीतियां थी और उन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता था भारतीय समाज के ऊपर, भारतीय किसानों के ऊपर, भारतीय जमींदारों के ऊपर, भारतीय उद्योगपतियों के ऊपर, भारत के मध्यम वर्ग के ऊपर, भारत की जो नौकरशाही थी, जो नौकरी करने वाले लोग थे, सरकारी अमले थे, उन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था, उन सब का बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। मुंशी प्रेमचंद के जो कहानी के पात्र हैं उसमें हर तरह के पात्र सम्मिलित हैं। अब उन्होंने जो है बहुत सारी कहानियाँ ऐसी लिखी हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि वो जिनमें नैतिकता का एक तरह से पाठ पढ़ाया गया है। उसमें जो है एक तरह से नैतिक चरित्रों की सृष्टि की गई है। अब जैसे आप माँ स्वामिनी, अलगोछा, इस तरह की कहानियाँ हैं, गृह स्वामिनी आदि जो है, मतलब यह इस तरह की कहानियाँ हैं जिनमें जो है परिवार में की जो सदस्य होते हैं, जैसे माता है, विमाता है, गृहस्वामिनी है, सास बहू है, तो इन सब के चरित्र को बहुत स्पष्टता से उभारा गया है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। अब आप जैसे अगर आप देखें तो मानव मनोविज्ञान की प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद को बहुत अच्छी समझ थी। जैसे मनोवृत्ति उनकी, मेरे विचार से मनोवृत्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेकिन अगर आप देखें तो ईदगाह, गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब, नशा इत्यादि भी, बेटों वाली विधवा, तो ये सब भी जो है शुद्ध मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। और अगर आप इसमें देखें, ईदगाह में आपको और गुल्ली डंडा में आपको बाल मनोविज्ञान दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से बड़े भाई साहब में भी आपको बाल मनोविज्ञान दिखाई देगा। नशा जो है वो किस तरह से दो युवकों की मित्रता की कहानी है और किस तरह से एक मित्र जो है दूसरे मित्र की बुराई करता रहता, गरीब मित्र अमीर मित्र की बुराई करता है। लेकिन जब कुछ दिन वो अमीर मित्र के साथ उसके गांव जाके रहता है, वहाँ पे तो खुद उसको अमीरी का नशा हो गया था। तो इस तरह की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ जो है वो प्रेमचंद में ही दिखाई देती हैं हमें। जो है नारी से संबंधित तमाम कहानियाँ हैं जिसमें नारी के चरित्र को बहुत ही बेहतर ढंग से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे स्वामिनी है कहानी, आप देखें घास वाली है। इसी तरह से ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसमें
बेटों वाली विधवा है। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो नारियों से संबंधित हैं। और आप देखिए कि नारियों के दुख दर्द को इनमें दिखाया गया है। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में जैसे डॉक्टर गौतम सचदेव तो ये कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों का एक वर्ग निश्चय ही सत्य कथाओं के आधार पर बनाना पड़ेगा, जो कि जीवन के निजी अनुभवों, परिचित व्यक्तियों और ज्ञान घटनाओं इत्यादि के आधार पर बनाना पड़ेगा। तो मित्रों, प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, अब उन्होंने इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं कि उसमें कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है यह कहना बड़ा मुश्किल। सब एक से बढ़कर एक है और विषय उनका अलग अलग है। अब जैसे आप देखिए, एक कहानी हम सब ने पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर। आप देखिए कि किस तरह से दो मित्र जो है जब पंच बन जाते हैं तो पंच बनने के बाद किस तरह से जो है उनकी मनोवृत्ति बदलती है। और जब वो जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के बाद जो है किस तरह से उनके अंदर जो एक आदर्श की भावना आती है और सच बोलने की जो दृढ़ता उनके अंदर आती है वो देखते ही बनती है। इसी तरह से आप एक और कहानी का उल्लेख करना समीचीन होगा, दो बैलों की कथा। आप देखिए, ये मानवेतर संवेदना का इससे सुंदर उदाहरण हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमने मानवीय संवेदनाओं की तो बहुत सारी बातचीत की। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जो है वो कालिदास की तरह से, जैसे कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला की विदाई होने लगती है तो विदाई होते समय जो शकुंतला के पाले हुए जो हिरण इत्यादि थे वो किस तरह से कातर भाव से उसे देखते हैं और कितने दुखी होते हैं, घास खाना तक छोड़ देते हैं, तृण खाना तक छोड़ देते हैं। तो इसी तरह की यहाँ संवेदना जो है वो दो बैलों में हमें दिखाई देती है कि किस तरह से जो दोनों बैल हैं उनकी जो मानवेतर संवेदना है उसको इतने अच्छे ढंग से उन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने चित्रित किया है कि वो देखते ही बनता है। इसी तरह से मित्रों, उनकी अगर हम कहानियों का वर्गीकरण करें तो बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि उन्हें स्वयं आत्माराम, दुर्गा का मंदिर, पंच परमेश्वर उन्हें बहुत पसंद थी। लेकिन एक अगर हिंदी साहित्य के आलोचकों की बात करें तो सभी आलोचक इस बात पर सहमत हैं कि ठाकुर का कुआं, बाबा जी का भोग, दूध का दाम, मुक्ति मार्ग, नशा, रामलीला, बड़े भाई साहब, मनोवृत्ति, दो बैलों की कथा, प्रेम की होली, कुसुम, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, स्वामिनी, विध्वंस, घर जमाई, घास वाली, सत्याग्रह और इस तरह की और भी बहुत सारी कहानियां हैं, सवा सेर गेहूं, जो कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में जिनकी गणना की जा सकती है। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद ने निश्चय ही अब इस छोटे से वीडियो में उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। छोटे से वीडियो में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो खास उनके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मूलभूत जो हेडिंग्स हैं, केवल वही बताई जा सकती है, क्योंकि उनके ऊपर उनका साहित्य इतना विशाल है, उन्होंने उनका जो दायरा है वो इतना विशाल है कि उसके ऊपर जो है घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों लेक्चर दिया जा सकता है। तो इतने कम समय में उनके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। संक्षेप में अगर देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के ही शब्दों में मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मेरी कहानियाँ किसी प्रेरणा या अनुभव पर आधारित होती हैं। मैं ड्रामाई रंग पैदा करने की कोशिश करता हूँ, परंतु केवल घटना के वर्णन के लिए मैं कहानियाँ कभी नहीं लिखता। मैं कहानी में किसी दार्शनिक या भावात्मक तथ्य को दिखाना चाहता हूँ। जब तक इस प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता, मेरी कलम नहीं उठती। जमीन तैयार होने पर मैं चरित्रों का निर्माण करता हूँ। जब तक मैं किसी कहानी को आरंभ से अंत तक मस्तिष्क में न जमा लूँ, मैं लिखने नहीं बैठता। चरित्रों का निर्माण इसी दृष्टि से करता हूँ कि वे कहानी के अनुकूल हों। मेरे विचार में क्लाइमेक्स का होना भी अनिवार्य है, और वह भी भावात्मक।
यह भी जरूरी है कि कहानी के अंश इस प्रकार बनाए जाएं कि क्लाइमैक्स निकटतर आता जाए। जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है जहां जरा तबीयत पर जोर डालकर साहित्यिक या कविता का रंग पैदा किया जा सकता है, तो मैं इस अवसर से अवश्य लाभ उठाने का प्रयत्न करता हूँ। यही विवरण तो कहानी की आत्मा है। तो मित्रों, आपने सुना मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में कि प्रेमचंद कहानी को क्या समझते थे। आप शैली की बात जहाँ तक है तो हालांकि मैंने पहले भी बताया, लेकिन एक विशेषता है कि शैली जो है वो जितनी सरल हो, जितनी सुबोध हो, उतना ही लोगों के समझ में आती है। अब जैसे आप देखिए, आप वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस की तुलना करें तो आप देखेंगे कि रामचरितमानस वो एक ऐसा महाकाव्य है जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ लेता है, क्योंकि उसकी भाषा और उसकी शैली जो है वो उनके अनुकूल है। उसी प्रकार से मित्रों, मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी कहा जा सकता है कि उनकी कहानी की जो भाषा है वो अत्यंत सरल है, अत्यंत सुबोध है और अत्यंत प्रवाहमान है, और कहीं भी बहुत ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग करके उसको सुसज्जित करने का प्रयास नहीं किया गया है। और यही कारण है कि आज कक्षा 2 और कक्षा 4 पास व्यक्ति भी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की गहराई को और उसमें निहित कथ्य को भली भांति समझ लेता है। उसमें बहुत ज़्यादा उसको दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी घटनाएं उसके जीवन में घटी हुई हैं, और कहानी का विषय वस्तु भी चूंकि आम आदमियों के जीवन से ही संबंधित होता है, तो इसीलिए कहानी का विषय वस्तु भी बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ही पसंद आता है, और उसका क्लाइमैक्स भी उनको बहुत ज़्यादा उसी तरह से पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भी उसी तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। इस तरह का क्लाइमैक्स जो है आम आदमी रोज देखता रहता है, रोज इस तरह के क्लाइमैक्स से रूबरू होता रहता है। तो इस तरह से, और दूसरी बात, एक खास बात और है कि मुंशी प्रेमचंद जब अपनी कहानियाँ लिखने लगते हैं, अपना उपन्यास वगैरह लिखने लगते हैं, तो वो उसमें से गायब हो जाते हैं, और केवल जो पात्र होते हैं उन्हीं पात्रों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है, चरित्रों के माध्यम से ही कहानी। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि वो अपनी बात इम्पोज करना चाहते हों या अपनी बात जो है थोपना चाहते हों कहीं जो है। तो इस तरह से मित्रों, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है, उस थोड़ी बहुत समझ के आधार पर मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का वर्णन जो है वो मैं आपके सामने करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आधुनिक भारत का विद्यार्थी, आधुनिक भारतीय इतिहास का विद्यार्थी अगर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़े, खास करके उनका जो उपन्यास है रंगभूमि, प्रेमाश्रम, और इसी तरह से कायाकल्प, सेवा सदन इत्यादि पढ़े, तो आधुनिक भारत की समस्याओं को वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। और जो आधुनिक भारत के लोगों की जो समस्याएं थी, जो लोगों के जीवन के जो अनुभव थे, लोगों के जीवन में जो विभिन्न गतिविधियां होती थी आधुनिक काल में, उन सबको वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो विषय की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियां जो है वो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबद्ध हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं समाज की। तो समाज में क्या है, समाज में गांव भी आते हैं, समाज में नगर भी आते हैं, और दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को लेकर के उन्होंने कहानियां लिखी हैं। इसी तरह से राजनीतिक विषयों से संबंधित भी आप कहानियां देख सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी देख सकते हैं। तो इस तरह से साथ ही साथ
हम ये देखते हैं कि मनुष्य का जो बाह्य जीवन है, बाह्य जीवन में से संबंधित जो उसके विभिन्न प्रकार की घटनाओं में वो उलझता रहता है, उसके जो सुख दुख होते हैं उनका वर्णन तो उन्होंने किया है। मनुष्य के मन के अंदर भी घुसने का प्रयास किया उन्होंने, जैसे मैंने अभी कहा कि मनोवैज्ञानिक कहानियां भी उन्होंने कुछ लिखी हैं, और आदमी के मन में क्या चल रहा है। तो आदमी के सामान्य व्यक्ति के मन के भी वो बहुत बड़े चितेरे थे और बड़े जल्दी भांप लेते थे कि आदमी के मन में क्या चल रहा है, और इससे जो है उनके जो चरित्र हैं वो चरित्र अमर हो गए हैं। अब जैसे गोदान का होरी आप देखिए, गोदान का होरी, धनिया, इसी तरह से गोबर, मेहता, डॉक्टर मालती, गोविंदी, तनखा, राय साहब, उन्होंने ऐसे चरित्रों का सृजन किया है जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर आपने पढ़ा है उनको, आपने उस उपन्यास को पढ़ा है तो आपके दिमाग में दस्तक देते रहते हैं, आपको आपके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कुछ बातें आपके समक्ष रख सकूं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साहित्य और इतिहास का बड़ा गहरा नाता है। साहित्य, जब तक आप ये देखेंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है, और खास करके मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है उसकी तो बात ही अलग है। मुंशी प्रेमचंद की जो साहित्य है, उस साहित्य में निश्चित रूप से भारतीय समाज प्रतिबिंबित होता है, और बहुत अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होता है। मित्रों, अब अंत में हम ये कह सकते हैं कि किसी आलोचक ने बड़ा सही लिखा है कि अगर किसी सशक्त रचना की पहचान यह होती है कि अनेक व्यक्तियों के द्वारा पढ़ी जाने पर वह उन्हें विभिन्न कारणों से प्रभावित करती है, और किसी एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार पढ़ी जाने पर वह प्रत्येक बार अपने किसी नए स्वरूप को प्रकट करती है। तो मित्रों, ऐसी ही रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। आप उदाहरण के लिए गोदान को ले लीजिए। गोदान एक ऐसी ही रचना है जो कि किसी व्यक्ति को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नए नए कारणों से प्रभावित करेगी। जैसे अगर आप भगवत गीता पढ़ें, कोई भी उनका उपन्यास आप पढ़ लीजिए, तो चाहे वह रंगभूमि हो, चाहे प्रेमाश्रम हो, सेवा सदन हो, कायाकल्प हो, गबन उपन्यास है, वो बहुत अच्छा उपन्यास है। गोदान तो खैर सर्वश्रेष्ठ है ही है। तो अगर आप इन सब को पढ़ें तो अलग अलग कारणों से आपको प्रभावित करेंगे। यही जो है मुंशी प्रेमचंद की ताकत है। और उनकी कहानियों की तो हमने बहुत सारी कहानियों की बात की। कहानियाँ उनकी एकदम कसी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। उनका खत्य बहुत कसा हुआ है, उनका शिल्प बहुत ही अच्छा है, उच्च कोटि का है, भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही सुबोध है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये कहें, एक पंक्ति में कहें, तो सारी विशेषताओं से संयुक्त है। उनका जो साहित्य है वो सारी विशेषताओं से संयुक्त है। तो मित्रों, उम्मीद है कि मुंशी प्रेमचंद के ऊपर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। इन्हीं अपने इस चर्चा के द्वारा, अपने इन विचारों के द्वारा मैं उनको आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जो समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो अवश्य ही इस परिचर्चा से लाभान्वित होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आपने कोई यह चर्चा पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लाइक भी करें इस परिचर्चा को, और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट अवश्य करें,
क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरा उत्साह बढ़ाता है, वो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन है। तो मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।